नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट को। पिछले टेस्ट हमने एंशिएंट हिस्ट्री के सभी टेस्ट लगा चुके हैं हम और मेडिवल हिस्ट्री के। तो कृपया करके आप चैनल पर जाकर पारुल मैम नाम के सेक्शन से प्लेलिस्ट से सारे टेस्ट फटाफट से लगा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। और अगर आपको ये टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आपके एक लाइक से वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। 1 में दिया गया है, भारत में यूरोपीय आगमन के संदर्भ में पुर्तगाली प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीनो डी कुन्हा भारत में दूसरे पुर्तगाली वायसराय थे। अब पहले देखो भाई, नीनो डी कुन्हा, पहले तो देखो आप पुर्तगाली से जितने अब आए थे गवर्नर जनरल थे। और सेकेंडली बात यह है, आप इनका ईयर याद करो, ईयर कब आए थे? ये आए थे 1529 में। और भाई जो पुर्तगाली है तो आने सबसे पहले आए थे हमारे 1498 के आसपास वास्को डी गामा आया था जब। तो भाई दूसरे नंबर के तो हो ही नहीं सकते। तो फर्स्ट नंबर पर कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया कब था? ये 1505 के आसपास। और दूसरे नंबर वाला था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये आया था 1509 में। तो ये इनकरेक्ट हो गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की, जो भारतीय महासागर में पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला एक नौसैनिक व्यापारिक लाइसेंस था। मतलब इन्होंने पूरे जो हिंद महासागर है उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था कि भाई यहाँ से जो भी हमारे से अलावा जो भी अलग कंट्री के लोग बिजनेस करेंगे उनसे हम लूटपाट करेंगे या फिर टैक्स वसूलेंगे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया, ये बात सही है। तो 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी। 2 में देख लेते हैं, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। यात्री और निवासी स्थान बताने हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस कहाँ से थे भाई? ये है स्पेन से, यानी कि 3। वास्को डी गामा, ये है हमारे पुर्तगाली, यानी कि 2। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन। और अमेरिको वेस्पुनी, ये है इटली के, यानी 3241, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तीसरे में दिया है, कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक थे। तो भाई बात ये होगी हमारी सही। पहले कहाँ पाए थे? कैप ऑफ गुड होप में। कैप ऑफ गुड होप कहाँ है भाई? यह है हमारे दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा दिया है, डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में पूर्वी तट पर सूरत में नहीं लगी थी भाई, लगी थी मसूलीपट्टनम में। तो ये इनकरेक्ट हो गया। तीसरा दिया है, कार्टेल डचों की व्यापारिक व्यवस्था है, ये बात सही है। तो कितने सही होंगे? ऑप्शन नंबर सी। 4 में दिया है, लॉर्ड वेलेजली सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। भाई सर्वप्रथम किया था डुप्ले ने, उसके बाद जो पूर्ण रूप से जो जारी किया था वो वेलेजली ने किया था, तो इसलिए गलत हो गया। वेलेजली का उद्देश्य था कंपनी को भारत में सर्वोच्च शक्ति स्थापित करना, सही बात। तीसरा दिया है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले मैसूर पहला राज्य था। भाई सबसे पहला था आपका 1798 से 1800 के आसपास, वो था हैदराबाद। हैदराबाद पहले नंबर पे था, मैसूर नहीं था। मैसूर था हमारे दूसरे नंबर पर। मैसूर याद करो भाई, मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सबसे लास्ट वाला जो, उसके बाद से 1799 में। तीसरे नंबर पर तंजौर, चौथे नंबर पर अवध, 5वें पर है पेशवा, पैसे 5 और पैसे पेशवा, 6ठे पे है बरार और 7वें पे है सिंधिया। और सिंधिया को कब करवाया था? फरवरी 1804 में, मतलब 1804 तक चली है प्रक्रिया मिलाने वाली। तो इस प्रकार इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला शापेल की संधि से हुआ था। और कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम वाला प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था हमारे 1746 और 1748 में हमारे एक्स ला शापेल की संधि हो गई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था पांडिचेरी की संधि के साथ खत्म। तीसरा हुआ था पेरिस की संधि के साथ। और चौथा हुआ था मद्रास की संधि के साथ। अब देख लेते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ कब था हमारा? ये हुआ था 1755। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1763 में। और फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थी किस किस के बीच? अंग्रेजों और मैसूर के राजा हैदर अली के बीच 1769 में। तो क्या होगा इसका आंसर? 1324। 1324 किसमें है भाई?
ऑप्शन नंबर ए। छठे में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डचों द्वारा भारत में स्थापित किया गया व्यापारिक केंद्र नहीं था। अब देख लो भाई, पांडिचेरी। पांडिचेरी पर तो शुरू से लास्ट तक फ्रांसीसियों का ही अधिकार दिया ना, तो इसमें से पांडिचेरी है इसका आंसर। बेदरा का युद्ध फ्रांसीसी और डचों के मध्य नहीं, अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़ा गया था बेदरा का युद्ध। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1759 में। पहला गलत। कोलाचेल की लड़ाई डचों की जीत हुई थी। एक्चुअली कोलाचेल की लड़ाई है हमारे त्रावणकोर, त्रावणकोर केरल वाला साइड है ना, त्रावणकोर के राजा थे राजा मार्तंडवर्मा। तो इनके और डचों के बीच हुआ था युद्ध। इसमें जीत किसकी हुई थी? मार्तंडवर्मा की। ध्यान रखेंगे ये बात। तो इसमें कितने कथन सही हैं? दोनों गलत। 8वें में दिया है 18वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगालियों ने भारत में अपना वाणिज्यिक प्रभुत्व खो दिया था। सही। भारत में पुर्तगालियों द्वारा जबरन धन परिवर्तन कराया गया था। ये भी सही। तो दोनों बातें सही है इसमें। 9वें में दिया है डचों ने भारत में मसाले, कपड़ा, अफीम का व्यापार किया। सही। डचों की मुख्य रुचि भारत में स्थायी उपनिवेश स्थापित करने की थी। नहीं, उनके तो ये था कि भाई अपना बिजनेस करो, थोड़ा बहुत और निकल लो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10वें में दिया है 17वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगालियों का प्रभाव भारत में कम होने लगा। सही। अंग्रेजों और डचों के बढ़ते प्रभाव को पुर्तगालियों की शक्ति को सीमित कर दिया। तो ये भी बात सही है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 में दिया है 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजा चार्ल्स प्रथम के साथ हुआ था। भाई गलत। 1661 में ही हुआ था क्या? जी हाँ, हुआ तो 61 में ही था। तो भाई गलती कहाँ है इस लाइन में? इस लाइन में है माइनर सी गलती। चार्ल्स प्रथम नहीं, चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हुआ था। और इसमें क्या किया था? जो पुर्तगालियों ने, जो ब्रिटिशर्स है, उनको दहेज के तौर पर क्या दिया था भारत में? एक तो आपका बम्बई वाला क्षेत्र दे दिया था, मतलब ब्रिटिश के अंडर में ही कर दिया था सारा वो। दूसरा दिया है भारत में वस्त्रों का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। तो भाई ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और बताने हैं कौन कौन सही है। कैब्राल यूरोपीय व्यापारिक और संबंधित। तो कैब्राल कहा जाता है भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था कैब्राल, वास्को डी गामा के बाद। गेराल्ड अंगियर था हमारा मुंबई का संस्थापक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी 2-1 देख लेते हैं किसमें है। 2-1 है ऑप्शन नंबर ए में। फिर तीसरे का है फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, और फ्रैंको स्कैरो भारत का प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की। 3-4। आगे बढ़ते हैं। 13 में दिया है सहायक संधि प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकती थी। सही बात। देशी रियासतें शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखती थी। ये भी सही है। कंपनी राज्यों के आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी। ये भी सही। देशी रियासत के आंतरिक शासन में ब्रिटिश सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा। नहीं भाई, कोई हस्तक्षेप नहीं था देशी रियासतों पर। तो सी सही होगा। 14 में दिया गया है रिंग ऑफ फेंस नीति को लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। गलत होगा भाई। ये एक्चुअली वॉरेन हेस्टिंग थे ना, जो हमारे वॉरेन हेस्टिंग इन्होंने लागू किया था। और इस नीति का उद्देश्य अपने जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट की स्थापना करना है। ये वाला पॉइंट सही है। 15 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया व्यापारिक केंद्र नहीं है। तो भाई ये लिख रहे हैं कालीकट नहीं है, चिनसुरा, दमन और नागपट्टनम। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा। तो इसमें है आपका चिनसुरा आंसर। चिनसुरा जो हमारा स्थापित किया था डचों द्वारा। चिनसुरा डचों द्वारा। 16 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। सही बात।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया था। नहीं भाई, सरकारी नहीं थी, ये प्राइवेट ही थी। इनको बस भेजा गया था बिजनेस करने के लिए। इसका है ऑप्शन नंबर ए सही। 17वें में दिया है 1813 चार्टर एक्ट ने भारत में ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। सही बात। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय व्यापार में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया था। दोनों बातें सही हैं, कारण भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत उत्तरदायित्व का अभाव था। सही बात। इस शासन प्रणाली का नकारात्मक प्रभाव बंगाल पर पड़ा, जहां कृषि और उद्योग दोनों का पतन हो गया। ये भी सही, दोनों कथन सही। 19 में दिया है ब्रिटिश सैन्य अभियान यंग हस्बैंड मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका तिब्बत से। तो भाई इस मिशन का मतलब क्या था? इस मिशन का मतलब था कि तिब्बत के अंदर जो अवैध रूप से लोग बसे हुए हैं उनको तिब्बत से बाहर निकालना, और तिब्बत और ब्रिटिशर्स के बीच में संधि हुई थी 1904 के आसपास, और उस टाइम पर किसने करवाया था? कर्जन ने संधि को। नाम क्या है उस संधि का? वह ल्हासा की संधि 1904 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद सृजित किया गया। सही बात। कोलकाता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट 74 में बना। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया। नहीं भाई, जो विकेंद्रीकरण का जो बल दिया गया था वो दिया गया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया था उसके तहत। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। 21 में दिया है 1611 में मुगल बादशाह शाहजहां ने दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडलटन पहुंचा। किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में। गलत। भाई 1611 के आसपास तो आपका जहांगीर था ना, तो जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। 1613 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों का स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। तो भाई ये मछलीपट्टनम नहीं था, ये था हमारा सूरत। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो कितने सही हैं? दोनों गलत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न व्यापारिक केंद्रों को कालक्रमिक तरीके से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले भाई किसकी स्थापना हुई, फिर किसकी हुई, उस हिसाब से बताना है। तो इसमें किस किसका हुआ है? पहले हुआ है मसूलीपट्टनम। अंग्रेजों ने स्थापना की थी किसके आसपास? 1623 के आसपास। और मद्रास वाली हुई है 1639 में। और उड़ीसा वाला हुआ है आपका 1635 में। और हुगली ये है 1651। अब देख लेते हैं। सबसे पहले आया है मसूलीपट्टनम, फिर 1324 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यह है ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं। 23 में दिया है 1833 चार्टर एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार था। सही। इस अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया और उसे केवल प्रशासनिक कार्य तक ही सीमित रखा गया। ये भी बात सही है, तो कारण भी सही है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कंपनी को व्यापारिक महाधिकार या मैग्ना कार्टा प्रदान किया गया था? ये किया गया था भाई फर्रुख शेर द्वारा। कब किया गया था? 1717 के आसपास। 25 में दिया गया है फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री फ्रैंकोइन गैरो के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भाई इसमें जो फ्रैंकोइस कैरो है, इसने तो सूरत में इनकी जो कारखाना था वो स्थापित करवाया था। यहाँ आवेगा आपका कोलबर्ट कर था इसका मंत्री, कोलबर्ट। इसकी सहायता से करी किसने स्थापना। दूसरा दिया है 1668 में कोलबर्ट द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापना की गई। कोलबर्ट नहीं, फ्रैंकलिन कैरोल। योगिन करेक्ट। एक निजी व्यापारिक कंपनी है। नहीं भाई, सरकार का भी हिस्सा था इसमें, जो भी पुर्तगाली सरकार थी वो, या फ्रांसीसी। 26 में दिया है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य व्यापारिक केंद्र पुडुचेरी या पांडिचेरी था। सही बात।
पांडिचेरी 1676 में फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन के अधिकार में कर लिया। दोनों बातें सही हैं, कारण भी सही है। 27 में दिया है वांडीवाश का युद्ध ब्रिटिश और डचों के बीच लड़ा गया था। नहीं, तो भाई वांडीवाश का युद्ध पहले देख लो लड़ा कब गया था। ये लड़ा गया था 1760 में। और भाई इससे पहले बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, और ये ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। दूसरा दिया है सूरत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापना की गई। ये सही है, केवल 2 सही। ल्हासा की संधि तिब्बत से रिलेटेड है। पहले का देख लो, पहला एक ही में आ रहा है भाई, बी में। सुगोली की नेपाल से, गंडमडक अफगानिस्तान, श्रीरंगपट्टम मैसूर से। 29 में दिया है प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य लड़ा गया। सही। इस युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांसीसी द्वारा ब्रिटिश जहाजों पर कब्जा करना था। ये उल्टा लिखा हुआ है, इसमें ब्रिटिशर्स द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना था इसका तत्कालीन कारण, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इस युद्ध की समाप्ति एक्स-ला शापेल की संधि 1748 के साथ हुई। ये बात सही है, तो कितने सही होगी, 1 और 3। 30 में दिया है कर्नाटक युद्धों का मुख्य कारण ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच भारत में व्यापारिक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा थी। सही। ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां स्थानीय शासकों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही थी। ये भी बात सही है, दोनों बातें सही है, कारण सही है। 31 में दिया है द्वितीय कर्नाटक युद्ध के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले देखो भाई, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ कब से कब तक था। ये हुआ था 1749 से 1754 तक। आप देख लेते हैं पहला पॉइंट, इस युद्ध को सैन टोमे के नाम से जाना जाता है। भाई सैन टोमे प्रथम वाला जो हमारा कर्नाटक युद्ध था उसको जाना जाता है सैन टोमे नाम से, तो ये गलत हो गया। दूसरा दिया है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54 ब्रिटिशों और फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। भाई ये भी बात सही है। तीसरा दिया है फ्रांसीसी कमांडर डुप्ले की भारत में रणनीतिक असफलता के कारण उसे फ्रांस वापस बुला लिया गया। ये भी बात सही है, तो कितने कथन सही होगी, 2 और 3। 32 में दिया है तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखो भाई, 1758 से 1763 तक चला तृतीय कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। सही। इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई। ये भी सही है, दोनों बातें सही है। इलाहाबाद की संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम प्रथम के बीच हुई थी। भाई हुई तो थी दोनों के बीच में, बट शाह आलम प्रथम नहीं, शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। इनकरेक्ट हो गया। इस संधि के अंतर्गत मुगल सम्राट को दीवानी अधिकारों के बदले में 24 लाख की वार्षिक पेंशन का वादा किया गया। तो भाई 24 लाख की नहीं, 26 लाख की वार्षिक पेंशन। दूसरा भी इनकरेक्ट। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि पर रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो भाई सिराजुद्दौला नहीं है, वो है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला, ये भी इनकरेक्ट। तो कितने कथन सही है, कोई भी नहीं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देख लेते हैं पहले कौन आया था। पहले कौन आया था भाई, आपका फायानी आया था, तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आया है आपका कार्नेलिस डे हेस्टमान, ये दूसरे नंबर पर हो गया। पहले नंबर पर ये हो गया। कैप्टन हॉकिंग्स आए हैं आपके थर्ड नंबर पर, और फिर आए हैं सबसे लास्ट में थॉमस रो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम में शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो भाई ये किया गया था आपका चार्टर अधिनियम 1813। 36 में दिया है प्लासी का युद्ध 1757 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सही। सिराजुद्दौला
ने अंग्रेजों द्वारा बंगाल में बिना अनुमति किलेबंदी का विरोध किया और जिससे युद्ध हुआ। दोनों बात सही है, कारण भी सही है। प्लासी का युद्ध 1757 से संबंधित कथन बताने हैं। ब्लैक होल त्रासदी की घटना इस युद्ध से संबंधित है। सही बात। मीर जाफर जगत सेठ और अन्य दरबारियों ने नवाब के साथ गुप्त संधि कर ली। गलत। इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के साथ हुआ। भाई ये समाप्त हुआ था, बट अलीनगर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अलीनगर की संधि, तो ये भी इनकरेक्ट। तो कितने सही होंगे इसमें? केवल एक। 38वां दिया है बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से भी अधिक निर्णायक युद्ध था। कौन सा? बक्सर का युद्ध। सही। बक्सर का युद्ध हुआ कब था भाई आपका? 1764 में। इस युद्ध में अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की सेना को पराजित कर दिया। सही। दोनों बातें ठीक है। नीचे दिए गए कथन के अभिकथन और कारण बताने हैं। अंग्रेजों ने देशी रियासतों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई। सही। सहायक संधि के अंतर्गत देशी रियासतों अंग्रेजी सेना के रखरखाव के लिए भारी धनराशि चुकानी पड़ती है। सही। दोनों बात सही है, कारण भी सही है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई कब थी भाई? 1765 में। इसमें दिया है यह संधि हेक्टर मुनरो एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई। ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब के मध्य। पहला इनकरेक्ट। इस संधि के अंतर्गत कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई और नवाब को कितने रुपए देना स्वीकार किया गया? अंग्रेजों को 50 लाख। ये बात सही है। इस संधि के अंतर्गत कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। तो 2 और 3 सही है। 41 में क्लाइव के द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया है इसमें अंग्रेजों और नवाब के बीच तनाव बढ़ा। ये कोई कारण नहीं है। इसके कारण आंग्ल मराठा संघर्ष नहीं, इसके द्वारा सत्ता को उत्तरदायित्व से पृथक रखा गया। ये बात सही है। तो केवल 3 सही। 42 में 1784 इंडिया एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को पृथक कर दिया। सही। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। ये भी सही। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के आंतरिक मामलों में कंपनी का हस्तक्षेप न करने के प्रावधान किया गया। ये भी सही। तीनों बातें ठीक है इसमें। 43 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन धन निकासी का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था? यह है आपका भारत में पूंजी का संचय। सूची 1 युद्ध और सूची 2 संबंधित। बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 1764 में। वोंडेबोस 1760 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और चिलिया वाला हुआ था 1849 में सिख सेना के खिलाफ। आंग्ल सिख युद्ध 4 यानी सी का 4 किसमें है? वही ऑप्शन नंबर बी 1243। बक्सर का अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। बांडीवाश का युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी। चिलिया वाला आंग्ल सिख। और खुर्दा का युद्ध हुआ था, खुर्दा का कब हुआ था? 1795 में निजाम मराठा का युद्ध। आंग्ल सिंध युद्ध के पश्चात सिंध का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? यह है चार्ल्स नेपियर। 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध का विलय अपने साम्राज्य में कर लिया। सही। ब्रिटिश सरकार ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन और प्रशासनिक अक्षमता का आरोप लगाया। ये भी बात सही है। कथन और कारण दोनों सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रथम न्यायिक सुधार किसके शासनकाल में लागू किए गए थे? प्रथम न्यायिक सुधार किसके समय में लागू किए गए थे? वॉरेन हेस्टिंग। भारत में लड़े गए विभिन्न युद्धों को कालक्रमानुसार तरीके से व्यवस्थित कीजिए। अब पहले देख लेते हैं प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवास 1760, बक्सर का युद्ध 1764 और अंबर का युद्ध। भाई अंबर का युद्ध पहले देख लो आप, इनसे बन रहा है कुछ। ये बन रहा है 2, 3, 4 लगातार इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी की प्रोबेबिलिटी है ज्यादा करेक्ट होने की। हाँ तो भाई डी ही सही है।
और जिसमें अंबर का युद्ध है वो हुआ था आपका 1749 में। चार्टर अधिनियम 1853 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर अधिनियम 1853 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो भाई 53 के तहत हुआ था ये सब? नहीं। ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रशासन को सीधे अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी? नहीं। बीच बीच में भाई राजा भी थे, देश रियासतें वगैरह भी थी, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की असफलता का मुख्य कारण क्या था? कमजोर नेतृत्व और प्रशासनिक विफलता, ब्रिटिश नौसेना की श्रेष्ठता, वित्तीय संसाधनों की कमी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का संस्थापक निजाम उल मुल्क था। मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा निजामुल मुल्क को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई। तो इसमें भाई होगा केवल एक सही। तो भाई जो निजामुल मुल्क है, मुगल बादशाह फर्रुख शेर नहीं था, ये था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इसलिए इनकरेक्ट है। निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई। तो भाई ये कठोर नहीं था, ये हिंदुओं के प्रति काफी उदार था, जिसको होगा ऑप्शन नंबर ए सही। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों को उनके शासन के अनुसार कालानुक्रमिक तरीके से व्यवस्थित कीजिए। अब पहले देखते हैं, पहले कौन सा आया है हमारा? मुर्शिद कुली खान। दूसरे नंबर पे है शुजाउद्दीन। अब देख लो 2-1 है कहीं, ऑप्शन नंबर डी है वैसे तो आंसर। और जो तीसरे नंबर पे है अलीवर्दी खान और चौथे नंबर पे है मीर कासिम। निम्नलिखित में से किस नवाब ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपासना दी थी? यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। यह किसका कथन है? यह है अलीवर्दी खां का। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। मुगल सम्राट फर्रुख शेर द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। ये गलत होगा। इसमें जो मुगल सम्राट हमारे फर्रुख शेर ने औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। दूसरे में दिया है मुगल सम्राट औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नहीं दीवान नियुक्त किया था। ये गलत। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान में मुर्शिदाबाद को बनाया, ये सही है। तो कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। 55 में दिया है निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को दी गई व्यापारिक छूट का विरोध किया? इसमें होगा आपका छूट का विरोध किया था मीर कासिम ने। 56 में दिया है जो कथन सही है वे बताने हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत अली खां को माना जाता है। सही बात। आसफुद्दौला ने अवध की राजधानी को लखनऊ से फैजाबाद स्थानांतरित किया। नहीं, इसमें उल्टा दिया है। आसफुद्दौला ने जो हमारी अवध की राजधानी थी वो लखनऊ से फैजाबाद नहीं, फैजाबाद से लखनऊ, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। आसफुद्दौला ने लखनऊ में एक बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। सही बात। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। तो ये भी बात सही है। तो कितने सही है? 1, 3 और 4। 57 में दिया है हैदर अली को मैसूर राज्य का संस्थापक माना जाता है। नहीं, हैदर अली को नहीं माना जाता, ये माना जाता है जो हमारा मैसूर राज्य है, इसको वडियार वंश को माना जाता है। वडियार वंश। दूसरा दिया है डिंडीगुल में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। ये बात सही है। और फिर दिया गया है हैदर अली ने जागीर बांटने की प्रथा को प्रोत्साहित किया। इसने जागीर प्रथा का प्रोत्साहन नहीं, जागीर प्रथा को रोक लगाई थी। और तोपखाने जो थे हमारे, तोपखानों का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया? हैदर अली ने। तो ये भी इनकरेक्ट होगा। कितने कथन सही है? केवल 2।
58 में दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सिख गुरु और उनकी विशेषताएं बतानी है। इसमें है गुरु अंगद की क्या विशेषताएं थी, इन्होंने गुरुमुखी का आविष्कार किया था। गुरु अमरदास लंगर प्रथा शुरू की थी इन्होंने, तो 2-1 यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब सी का देख लेते हैं, गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की और गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। अब थोड़ा एक सीक्वेंस में देख लेते हैं सिखों के गुरु कौन पहले थे कौन बाद में। सबसे पहले कौन थे, गुरु नानक देव, दूसरे पे कौन थे, गुरु अंगद देव, तीसरे पे गुरु अमरदास, चौथे पर कौन है, गुरु रामदास, पांचवे पर गुरु अर्जुन देव, छठे पर कौन है, गुरु हरगोविंद, सातवें पर है गुरु हरराय, गुरु हरराय, हरगोविंद गुरु गुरु हरराय, आठवें पर है हरकिशन, नौवें पर है आपके तेग बहादुर, और 10वें गुरु सिखों के 10वें गुरु कौन है भाई, गुरु गोविंद सिंह। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, पूरे 10 हो गए भाई, कालाक्रम अनुसार पूछा जा सकता है पेपर में। अब गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी का आविष्कार किया, अमरदास ने लंगर, रामदास ने अमृत शहर की स्थापना की और गुरु हरगोविंद जो छठे थे, गुरु रामदास 4th नंबर के, गुरु अमरदास आपके तीसरे नंबर के, गुरु अंगद देव आपके 2nd नंबर के, हरगोविंद ने आपकी अकाल तख्त की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, 59 में दिया है वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन से सत्य है वे बताने हैं। सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड की शुरुआत की गई, सही। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, सही। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की गई, नहीं। इसमें जो हमारी उच्च शिक्षा थी वो तो इंग्लिश तय की गई थी, बट जो हमारी प्राथमिक शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा उसको हमारी क्षेत्रीय भाषा के तौर पर पढ़ा जाए, ये बोला गया था, क्षेत्रीय भाषा। तो कितने कथन सही होगी, केवल 1 और 2। 60 में दिया है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पंच प्यारों की अवधारणा का आरंभ किया। पंच प्यारों की अवधारणा किया हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने, और हमारे तेग बहादुर कौन से नंबर के थे, छठे, सॉरी माफ कीजिएगा 9वें नंबर के, गुरु हरकिशन 8वें नंबर के, गुरु रामदास आपके 4थे नंबर के। 61 में देख लेते हैं निम्नलिखित पेशवाओं को उनके शासनकाल के अनुसार कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें देख लेते हैं हमारे सबसे पहले कौन आएंगे, बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले ही आएंगे। उसके बाद कौन आए थे हमारे, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बालाजी बाजीराव, फिर नारायण राव और फिर आए आपके रघुनाथ राव सबसे लास्ट में। तो क्या होगा 4-2-3-1 यानी ऑप्शन नंबर डी। मराठा प्रशासन के अंतर्गत सरदेशमुखी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये संबंधित है आपका 10% कर जो मराठा शासक प्रमुख के रूप में वसूलते थे अपने राज्य से अलग, जो राज्य होते थे उनसे, जो मतलब मराठा के शासन के अंतर्गत आते थे। इसमें आपका एक मराठाओं का चौथ होता था और ये एक आपका सरदेशमुखी हो गया। तो चौथ लिया जाता था कि उनकी अपने राज्य की आक्रमणों से सुरक्षा करने के लिए कितना टैक्स लिया जाता था, 25%, और सरदेशमुखी इनका एक तरीके से मान लो अतिरिक्त टैक्स होता था, जो कितना लिया जाता था, 10%। आगे बढ़ते हैं, 63 में दिया है महाराजा रणजीत सिंह की सेना को खालसा सेना कहा जाता है, सही बात। रणजीत सिंह ने अपनी सेना में केवल सिखों हिंदुओं को भर्ती किया, अन्य धर्मों के लोगों को नहीं, भाई मुस्लिम्स भी थे उनकी सेना में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 64 में दिया है ब्रिटिश सरकार ने पिंडारियों के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा। पिंडारियों के विरुद्ध लड़ा गया है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और भाई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था आपका 1817 और 1818 के आसपास। 65 में दिया है रणजीत सिंह का जन्म, जो कथन सही है वो बताने हैं, सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था, सही बात है।
महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर को अपनी राजधानी बनाया। भाई अमृतसर को नहीं बनाया था, इन्होंने बनाया था लाहौर को, आज के पाकिस्तान में जो है उसको। रणजीत सिंह 1809 में चार्ल्स मेटकाफ से लाहौर की संधि की थी। तो भाई संधि तो उन्होंने की थी बट लाहौर की नहीं, अमृतसर की, अमृतसर की संधि की थी 1809 में ही की थी चार्ल्स मेटकाफ के साथ। तो ये भी इनकरेक्ट, तो कितने सही है, केवल एक। 66 में दिया है टीपू सुल्तान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देख लेते हैं। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता पूर्वक वृक्ष लगवाए, सही। उसने स्वयं को जैकोबिन क्लब का सदस्य बताया। उसने नौसेना के विकास पर ध्यान, भाई नौसेना पर ही मेन ध्यान दिया था, तो इनकरेक्ट हो गया। उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था के स्थान पर जमींदारी व्यवस्था को अपनाया, वही उल्टा लिखा है, रैयतवाड़ी को ही अपनाया था। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 67 में सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो भाई सूरत की संधि आपकी 1775 में हुई थी। नागपुर की जो संधि हुई थी आपके लगभग 1816। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना हमारा 1817 में, उससे पहले नागपुर की संधि हुई थी। संधि हुई किस किस के बीच में थी? भोसले व अंग्रेजों के बीच में। और सूरत की संधि मराठा के रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। तो 1775 इसका एक हो गया। नागपुर की संधि 1816 यानी कि 3 हो गया। 1 3 देखो भाई किस ऑप्शन में आ रहे, 1 और 3 है, तो भाई ऑप्शन नंबर बी में। अब आगे देख लेते हैं। सी में दिया है राजपुर घाट की संधि, ये हुई थी 1805 में। और हुई किस किस के बीच में? राजपुर घाट की संधि हुई थी हमारी होलकर, सिंधिया के जो होलकर थे और अंग्रेजों के बीच में। कब हुई थी? 1805 में, यानी कि 2। और देवगांव की संधि भाई ये हुई थी हमारी 1803 में। तो इस देवगांव की संधि किस किस के बीच हुई थी? भोसले और अंग्रेजों के बीच। ये भी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी, नागपुर की और देवगांव की। तो ये हो गया आपका चौथा। तो 1 3 2 4 हो गया। एक और आपकी इंपोर्टेंट संधि हुई थी अर्जुन गांव की संधि, ये भी आपके 1803 में ही हुई थी किसके बीच में? सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 68 में दिया है सालबाई की संधि के कारण नाना फडणवीस व अंग्रेजों के साथ संबंध मजबूत कर लिए। सालबाई की संधि के कारण नाना फडणवीस ने अंग्रेजों के साथ संबंध मजबूत कर लिए। और भाई सालबाई की संधि हुई कब थी? लगभग 1782 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच। यह संधि नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच एक स्थायी गठबंधन था। नहीं भाई इन दोनों के बीच तो हुई थी संधि, बट कोई स्थायी गठबंधन नहीं था, ये कोई स्थायी रूप से युद्ध विराम के लिए संधि नहीं हुई थी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। 69 में दिया है बेसिन की संधि। बेसिन की संधि हुई कब थी भैया आपकी? 1802 में, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। भाई हुई तो थी ये मराठा हाउस के, पर मराठा का राजा कौन था उसमें? बाजीराव सेकंड। ध्यान रखेंगे ये बात। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इस संधि के अंतर्गत पेशवा अब बिना ब्रिटिश अनुमति के किसी भी अन्य भारतीय शक्ति से संधि नहीं कर सकते थे, सही। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला देख लो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 और 1769। इस युद्ध के समय वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। नहीं भाई, वॉरेन हेस्टिंग नहीं थे, ये थे हैरी बैरेलिस्ट। दूसरा दिया है इस युद्ध को हैदर अली पराजित हुआ था। भाई हैदर अली पराजित नहीं हुआ था इस युद्ध में, अंग्रेज पराजित हुए थे। ये भी इनकरेक्ट होगा। इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से हुई, ये बात सही है। तो कितने कथन सही है? केवल ए। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? ये है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हुई थी हमारी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब तक? 1790 से 1792।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अभी देखा था ना हमने, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1767 से 1769। 72 में दिया गया है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? हुआ कब था? 1775 से 82 के आसपास। और उस टाइम पे हमारे गवर्नर कौन थे भाई? वॉरेन हेस्टिंग। जस्ट आपकी 1776 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे हमारे। 73 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, गवर्नर जनरल और संबंधित विषय बताने हैं। इसमें कार्निवालिस का किससे रिलेटेड है? ये है आपका स्थायी बंदोबस्त। वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत और विलियम बेंटिंग 1829 रेगुलेशन एक्ट, 1829 वाला रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत हमारे जो सती प्रथा है, सती प्रथा को गैर कानूनी कहा गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। 74 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डलहौजी के व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत शामिल नहीं था? तो भाई इसमें आपका शामिल नहीं था जयपुर। अब देखो सतारा हुआ था हमारा 1848, सबसे पहले सतारा ही हुआ था। फिर हुआ था हमारा झांसी, देख लो आप 1853 में, और उदयपुर हुआ था 1852 में। और एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं, सबसे पहले सतारा हो गया, उसके बाद जयपुर, फिर संबलपुर, सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और लास्ट में है नागपुर। और इसमें जयपुर है जिसको व्यापकता सिद्धांत के आधार पर शामिल नहीं किया गया था। सतारा हो गया आपका 1848 में, मेन देख लो बस 1848, ये 49 और ये भी 1849 में दो हुए थे, जयपुर और संबल। बघाट हुआ था आपका 1850 में, उदयपुर हुआ था 1852 में, झांसी 1853 में हो गया आपका, और नागपुर हुआ 1854 में। आगे बढ़ते हैं। 75 में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, युद्ध और संधि बताने हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद भाई कौन सी संधि हुई थी? ये हुई थी आपकी मद्रास की संधि, यानी कि 2। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद कौन सी हुई थी आपकी? मैंगलोर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर के बाद मैंगलोर की संधि हुई कब थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था भाई? 1780। पहले वाला कब हुआ था? 1766 से 1769 तक। तृतीय वाला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, अंत, यानी कि 4। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1798 से 99 के आसपास। ये होता टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी भाई लास्ट वाले युद्ध में, यानी कि 32143, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1790 और 92 के आसपास। तो आज का टेस्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। आपका एक वीडियो, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब वीडियो बनाने की मोटिवेशन देता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।